आरजेडी की प्रत्याशी अगर बीमा भारती को जीत मिलती है तो ये एनडीए के लिए पूरा करारा झटका कहा जा सकता है। बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर जो रणनीति बना रहे हैं, फिर यहाँ से उनकी रणनीति अब जाकर के बिल्कुल ये मजबूत आधार बन सकता है कि वो अब की बार जेडीयू छोड़ करके वापसी राजद में कर सकते हैं। कि आखिरकार नीतीश कुमार का क्या पॉलिटिकल स्टैंड है, क्योंकि बीजेपी के साथ जाने के बाद कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर तो बने हुए हैं लेकिन पावरलेस। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनावों को लेकर राज्यों में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बिहार में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की रुपोली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। राजद की तरफ से एक बार फिर से बीमा भारती पर भरोसा किया गया है, लेकिन क्या बीमा भारती राजद के भरोसे पर खरी उतरती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं, या फिर बीमा भारती के जरिए ही कई विधायकों पर अब शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा? क्या बीमा भारती का जेडीयू पार्टी से अलग होना और राजद के साथ जुड़ना क्या अब राजद की मुश्किलों को बढ़ाता हुआ नजर आएगा, या फिर राजद के समर्थन में कई जेडीयू विधायक उतरते हुए नजर आएंगे? बीमा भारती को लेकर जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दावा करते हुए लोकसभा चुनाव के बीच में नजर आए थे कि बीमा भारती को हमने सिखाया, राजनीति के गुण सिखाए और वो हमें धोखा देकर चली गई, अच्छा है चली गई, ये दावा नीतीश कुमार करते हुए नजर आए। लेकिन देखा जाए तो लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के रूप में राजद के टिकट से उतारी गई थी। पप्पू यादव ने पूरी कोशिश की थी कि राजद वो टिकट पप्पू यादव को दे दे, लेकिन बीमा भारती को लालू प्रसाद यादव के जरिए टिकट सौंप दी जाती है। नतीजा ये निकलता है, हार तो छोड़िए, तीसरे नंबर पर पहुंच जाती हैं बीमा भारती। मुकाबला ही नहीं होता है पप्पू यादव से। अब वही बीमा भारती उपचुनाव में भी उतरती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस आधार पर नीतीश कुमार एक बार फिर से बीमा भारती पर आग बबूला होते हुए नजर आए हैं। नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है कि 3 बार हमारी पार्टी से विधायक रही हैं, सांसद बनने की मांग कर रही थी, किसी दूसरे को उतार दिया तो हमारी पार्टी को छोड़कर चली गई। नतीजा ये रहा कि जमानत भी नहीं बचा पाई। अब क्या बीमा भारती उपचुनाव जीतती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं? इसी के साथ साथ और विधायकों का क्या होगा? क्या राजद की तरफ से जहां तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे थे कि विधायकों पर अब कड़ा एक्शन लिया जाएगा, वो विधायक बागी विधायक भी होंगे या फिर राजद से जुड़े हुए ही विधायक होंगे? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब क्या कुछ बिहार में घटता हुआ नजर आएगा। सर, बीमा भारती की बात करें, रुपोली विधानसभा सीट से फिर से आरजेडी ने उन्हें उपचुनाव में उतार दिया है। लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भरोसा फिर से आरजेडी की तरफ से जताया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर से दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव भी आ रही है और ये उपचुनाव भी हारती हुई नजर आएंगे। क्या कहना है, इस बार राजद भरोसा जो जता रही है क्या सही है? देखिए, नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि जो हमारे पास से भाग कर जाता है उसका कुछ भला नहीं होता, लेकिन नीतीश कुमार को खुद ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से वो यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं तो आखिर उनकी क्या पोजीशन। और रही बात रुपोली सीट को लेकर, तो जाहिर बात है कि वहाँ से कह सकते हैं पूर्व विधायक रही हैं और जाहिर बात है कि लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने ये सीट को छोड़ा था। हालांकि आरजेडी में शामिल जिस वक्त वो हुई थी तब भी ये बात कही जा रही थी कि उनको कोई बड़ा पद आरजेडी की तरफ से मिलता हुआ नजर आएगा। लालू यादव ने खासतौर पर उनको टिकट अपनी तरफ से ये पेश किया था। तो अब ऐसे में देखने वाली बात ये हुई कि क्या रुपोली जो सीट है, क्या यहाँ पर दोबारा वो एक तरीके से विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाएंगी? उपचुनाव में क्या उनकी स्थिति जिस तरह से पहले मजबूत थी क्या वैसे ही मजबूत हो पाएगी? पप्पू यादव तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मैं उनको समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन ये क्या सिर्फ दिखावा है अंदर खाने में? क्या पप्पू यादव एक तरीके से बीमा भारती का सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं? तमाम सारी बातें जिसको लेकर अभी ये तय नहीं किया जा सकता कि पूरी तरह से यहाँ पर जो बीमा भारती है वो घिरी हुई नजर आ रही है। बल्कि अगर नीतीश कुमार की बात करें, अगर यहाँ से उनकी जो कह सकते हैं पार्टी अगर सीट हारती है तो अपने आप में ये जरूर साबित हो जाएगा कि नीतीश कुमार का जो वर्चस्व अब तक रहा है, एनडीए का जो वर्चस्व रहा है, वो शायद अब खात्मे की तरफ है। क्योंकि आप देखिए विधानसभा चुनावों में अब यहाँ से 1-1.5 साल का वक्त रह गया। अगर तयशुदा समय पे होते हैं, अगर उससे पहले होते हैं तो समय और कम हो जाएगा। तो आप ये मानकर चलिए कि इसको आप एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर भी देख सकते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले कि उपचुनाव में अगर यहाँ से आरजेडी की प्रत्याशी अगर बीमा भारती को जीत मिलती है तो ये एनडीए के लिए पूरा करारा झटका कहा जा सकता है। बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर जो रणनीति बना रहे हैं, फिर यहाँ से उनकी रणनीति फेल होती हुई दिखाई पड़ सकती है। क्योंकि रुपोली में अगर यहाँ से बीमा भारती एक बार फिर से अपना जो क्षेत्र है उसको जीतने में कामयाब हो जाती है तो ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। साथ में एक टॉनिक भी मिल जाएगा आरजेडी को कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव
चुनाव में वो यहाँ से एक बड़ी रणनीति बना सकते हैं और साथ में जो जनता का मन है वो भी यहाँ से टटोलते हुए नजर आ सकते हैं। सर, अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने अपने विधायकों को लेकर अल्टीमेटम दे दिया है कि सुधर जाइए, ठीक से काम कीजिए वरना एक्शन लिया जाएगा। अभी स्थापना दिवस था राजद का 28वां, उस दौरान भी तेजस्वी यादव ने ये कहा कि अगर विधायकों पर एक्शन लेना पड़े, टिकट काटना भी पड़े, सदस्यता छीननी भी पड़े तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। क्या उन विधायकों को चेताया जा रहा है जो फ्लोर टेस्ट के दौरान बिहार में राजद को छोड़कर जेडीयू पार्टी की तरफ चले गए थे? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उनका कोई भी सदस्य ऐसा हो जो पार्टी के खिलाफ जाकर काम करता हो नजर आए। आपने सही कहा कि जिस तरह से बीते कुछ समय पहले देखा गया, कई जो विधायक थे वो जाकर बीजेपी के पाले में जाकर बैठ गए, उससे खासा नाराज भी हुए थे। भी ये तक कहा कि भाई हमने आपको आगे बढ़ाया और आपने हमारे साथ छोड़कर दूसरे को लोगों का साथ दिया। तो ऐसे में जाहिर बात है कि यहाँ से अगर आरजेडी को अपना कह सकते हैं सत्ता वापसी चाहिए, सत्ता में उनको अगर चाहते हैं कि हमारे अपने बलबूते सत्ता आए, तो यहाँ पर तमाम जो उनके प्रत्याशी, तमाम जो उनके विधायक, उनको जांचना परखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव जीतने के बाद वो यहाँ से वहाँ जाते हुए नजर आ जाएं और तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ा। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी बात चल रही है कि लगभग 100 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उनको भी साइडलाइन किया जा सकता है। तो हर पार्टी ये करती है कि जो भी लोग उनके समर्थन में, उनके साथ में होकर भी साथ नहीं है, तो जाहिर बात है कि उससे निजात पाई जाए ताकि दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो समर्थक पार्टी के हैं, उनको यहाँ से मौका मिलता हुआ नजर आए। और जाहिर बात है कोई भी पार्टी चाहती है कि चुनाव में जाए तो अपने अच्छे लोगों के साथ में जाए ताकि चुनाव जीतकर वो सरकार बनाते हुए नजर आ सके। आरजेडी के 7 विधायकों में से अगर 3 विधायकों की चर्चा की जाए तो नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद शामिल हैं। चेतन आनंद एनडीए के साथ तो जुड़े, उनकी मां लवली आनंद भी जेडीयू पार्टी में शामिल होते हुए नजर आई और लोकसभा का चुनाव भी लवली आनंद ने लड़ा। शिवहर से चुनाव लड़ती हुई नजर आई, चुनाव जीता भी लेकिन कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई, जिसके बाद चेतन आनंद खुद नाराज हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो ये नाराजगी अब चरम पर पहुंचती हुई भी दिखाई दे रही है। अक्षय मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे क्या ये वजह बन सकती है कि अब आरजेडी की तरफ दोबारा चेतन आनंद अपना रुख करते हुए नजर आए। क्या लगता है चेतन आनंद को लेकर? वो चेतन आनंद जो फ्लोर टेस्ट के दौरान जेडीयू पार्टी को समर्थन दे देते हैं, उनकी मां भी जेडीयू पार्टी में शामिल हो जाती हैं और शिवहर से चुनाव लड़ती हुई नजर आती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी कोई बड़ा पद नहीं मिलता है, मात्र सांसद बनकर रह जाती हैं। अब नाराजगी जाहिर की जा रही कि आखिरकार उन्हें कैबिनेट में जगह क्यों नहीं दी गई। क्या ये वजह बन सकती है कि आरजेडी की तरफ वो फिर से बढ़ते हुए नजर आए चेतन आनंद? बिल्कुल, देखिए चेतन आनंद के लिए एक बड़ी वजह बन सकती है क्योंकि आप देखिए यहाँ पर हर एक नेता की ख्वाहिश होती है, हर एक विधायक की ख्वाहिश होती है राज्य सरकार में मंत्री बने और सांसद की ख्वाहिश होती है कि कैबिनेट में से जगह दी जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पर अब राष्ट्रीय स्तर पर आएंगे, अब अगर आप यहाँ पर एनडीए के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ ललन सिंह को जिस प्रकार से जेडीयू कोटे से कैबिनेट में शामिल किया गया है और सहयोगी दलों में यहाँ नाज़मीन बात की जाए तो ललन सिंह है और दूसरी ओर यहाँ पर टीडीपी से भी महज एक सांसद को कैबिनेट में जगह दी गई है। इसके अलावा दोनों दलों से यहाँ राज्य मंत्री नियुक्त किए गए हैं। अब कैबिनेट में जगह की यहाँ पर बात आई, आप देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी आलाकमान ने डील की, खासतौर पर मंत्रिमंडल में सांसदों को शामिल करने की, वो डील कितनी यहाँ बेहतर तरीके से कही जाएगी क्योंकि लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि जेडीयू यहाँ पर रेल मंत्रालय की मांग रख सकते हैं। रेल मंत्रालय का मतलब था कि बीजेपी के बड़े नेता अश्विनी वैष्णव का घर बैठना माना जा रहा था। घर बैठने से मतलब यहाँ पर निकल कर आता है कि अश्विनी वैष्णव के हाथों से रेल मंत्रालय निकल जाने वाला था और या तो उन्हें कोई और सा मंत्रालय दिया जाता, वो अगर किसी और का मंत्रालय उन्हें दिया जाता तो वहां कहीं ना कहीं फर्क पड़ता। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो टॉप 5 जो मंत्रालय होते हैं केंद्र में वो बीजेपी ने अपने पास रखे। उसके बाद ललन सिंह को कैबिनेट में शामिल तो कर दिया, कैबिनेट मंत्री भी वो कहला रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा विभाग उनके पास नहीं है ललन सिंह के पास। इसके बाद रामनाथ ठाकुर पर आते हैं, राज्य मंत्री तक उन्हें सीमित कर दिया गया है। वहीं अब यहाँ चेतन आनंद की बात की जाए, राजद में रहकर भी बन सकता था, आरजेडी छोड़कर के मैंने फ्लोर टेस्ट के दौरान भारतीय जनता पार्टी वाले इस एनडीए गठबंधन का जेडीयू का साथ दिया और उम्मीद कहीं ना कहीं उन्होंने जताई कि लोकसभा का टिकट मिलेगा, सांसद बनूंगा, केंद्र में भी मंत्री बनूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कहीं ना कहीं अब जाकर के बिल्कुल ये मजबूत आधार बन सकता है कि वो अब की बार जेडीयू छोड़कर के वापसी राजद में कर सकते हैं। विधायकों का संख्या बल ही तय करता है कि सरकार किसकी होगी और विधायकों के बलबूते पे ही सरकार दावा करती है कि सत्ता से उन्हें कोई उखाड़ फेंक नहीं सकता है। लेकिन जहां तेजस्वी यादव के जरिए ये कह दिया जाता है कि अब वो एक्शन लेंगे उन विधायकों पर भी जो आरजेडी का साथ छोड़कर चले गए हैं या आरजेडी को धोखा देकर चले गए हैं। अगर ऐसे में देखा जाए तो क्या नीतीश कुमार अब मुश्किलों में आ चुके हैं? क्या विधायक अगर आरजेडी में वापसी करते हुए नजर
नजर आएंगे। जिन विधायकों के बलबूते पर सत्ता में दोबारा आने की कोशिश कर रहे थे, जिन विधायकों के बलबूते पर विधानसभा चुनाव लड़ने के तहत जीत का दावा कर रहे थे, क्या वही नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले धराशायी होते हुए नजर आएंगे? दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार विधायकों को लेकर अब क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव, ये 3 बड़े चेहरे हैं जो आरजेडी के विधायक हैं। अब ऐसे में नीलम देवी वो भी हैं जो लोकसभा में मुंगेर सीट की मांग कर रही थी ललन सिंह के मुकाबले में, और चेतन आनंद की बात करें, उन्हें कोई जिम्मेदारी जेडीयू पार्टी की तरफ से दी ही नहीं जाती है। क्या लगता है, अब तेजस्वी यादव एक्शन की बात कर रहे हैं, विधानसभा सीट उनकी अभी खतरे में आ रही है क्योंकि बिना इस्तीफा दिए हुए वो एनडीए के साथ जुड़ गए थे। क्या लगता है वापसी करेंगे अगर तेजस्वी यादव उनकी विधानसभा सीट छीनने की बात करेंगे तो? देखिए, लंबी प्रक्रिया है नाज़मीन, देखी जाए तो इसमें इतना आसान नहीं होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर पार्टी के पास वो अधिकार रहता है कि उनके सिंबल पर यदि कोई विधायक चुन करके जाता है और वो बगावती सुर अपनाता है तो उस पर पार्टी कार्रवाई करती है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो बिहार में राजनीतिक सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये तमाम जो बयानबाजी आ रही है इन नेताओं की, इनकी वजह से सरकार भी यहाँ पर कहीं ना कहीं डामाडोल होती हुई नजर आ रही है। हमने पिछले वक्त में देखा कि यहाँ सम्राट चौधरी कई बयान देते हुए नजर आए, उसके बाद अश्विनी चौबे जो है कई बयान देते हुए नजर आए, तेजस्वी यादव लगातार घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के इस वक्त दोनों गुटों में, ये भाजपा और आरजेडी दोनों गुटों में ये असमंजस का माहौल है। एक तरफ भाजपा ही चाहती है कि अब नीतीश कुमार सीएम पद की कुर्सी को जो है छोड़ दें, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी चाहती है कि किसी भी तरीके से सत्ता में वापसी कर ली जाए। लिहाजा यहाँ पर बयानबाजी का दौर जारी है और इसी को देखते हुए विधायक भी यहाँ पर जो है अपना रुख पलटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में चाहते हैं कि एक सेफ जोन में पहुंचा जाए जहां से जो पार्टी मजबूत है। दूसरे दलों के नेता आमतौर पर हम देखते हैं कि यहाँ पर चुनाव के वक्त में एक दल से दूसरे दल का रुख करते हुए नजर आते हैं, यही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। नीलम देवी का आपने जिक्र किया, मुंगेर से जिन्होंने टिकट की मांग की थी, हालांकि उनको टिकट नहीं मिल पाई, लेकिन ललन सिंह के खिलाफ काफी कई बार जो है बयान देती हुई नजर आई। और कहीं ना कहीं जेडीयू इस वक्त देखा जाए तो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी होने के साथ साथ जो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो भी असमंजस की स्थिति में है कि आखिरकार नीतीश कुमार का क्या पॉलिटिकल स्टैंड है, क्योंकि बीजेपी के साथ जाने के बाद कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर तो बने हुए हैं लेकिन पावरलेस चीफ मिनिस्टर दिखाई देते हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आप अपने फैसले लीजिए, बिहार के लोगों के लिए काम कीजिए, और ऐसे में जब आपको जिम्मेदारी दी गई है तो उसका निर्वहन कीजिए। तो पूरा मामला जो सियासी मामला, इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कुर्सी को बचाने के चक्कर में है, बीजेपी यहाँ पर सत्ता में वापसी के सबसे बड़े पद के चक्कर में है, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकार को धराशायी करने के लगातार प्रयास तेजस्वी यादव की तरफ से किए जा रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में है, लेकिन जिस तरीके से दावा किया जा रहा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव तय समय पर होते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बड़ा फेरबदल करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन अगर समय से पहले हो जाते हैं तो विधायक बड़ी गड़बड़ी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जहां तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे कि इस बार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में वो जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव तो राजद ही जीतता हुआ नजर आएगा। वो 75 सीटें जो यहाँ पर राजद ने पिछले चुनावों में जीती थी, उसी के आधार पर तेजस्वी यादव का दावा है कि मुख्यमंत्री तो वही बनकर रहेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार बिहार में अब क्या और कुछ घटता हुआ दिखाई देगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।